Good morning, everyone. Myself, Dr. Suresh Kumar Goyal, Associate Professor, Government College, Ajmer. एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बाद आज हम नेक्स्ट नया चैप्टर लेंगे, मटेरियल कंट्रोल। जैसा कि हमने एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में देखा, हमने टोटल कॉस्ट को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा था, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। तो जो 3 भागों में हमने बांटा है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो मटेरियल का है। किसी भी वस्तु के उत्पादन में जो एक बड़ा भाग होता है वो सामग्री या मटेरियल का ही होता है, इसीलिए इसको हम लागत का प्रथम तत्व या फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं। मटेरियल कंट्रोल का जो अर्थ है वो है, मटेरियल कंट्रोल के अर्थ में सामग्री की प्राप्ति, भंडारण एवं उसके उपयोग संबंधी नियमों के निर्धारण तथा इससे संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को नियमबद्ध करने से लिया जाता है, ताकि सामग्री पर अत्यधिक विनियोग किए बिना उत्पादन में इसका निरंतर प्रभाव बना रहे और हमारी जो कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल, वो अननेसेसरीली ब्लॉक नहीं हो जाए। तो मटेरियल कंट्रोल में सामग्री की प्राप्ति, भंडारण और उसके उपयोग संबंधी नियम ये इसमें शामिल किए जाते हैं। यहाँ एक विशेष बात ये ध्यान में रखने की है कि जो मटेरियल फैक्टर है वो एक पैसिव फैक्टर होता है, निष्क्रिय घटक होता है, तो इस पर कंपैरेटिवली नियंत्रण थोड़ा आसान होता है। जो मटेरियल कंट्रोल है, इस मटेरियल कंट्रोल में जो क्रियाएं शामिल होती हैं, वो मटेरियल कंट्रोल में जो क्रियाएं शामिल होंगी उनमें है सामग्री का क्रय करना, सामग्री की प्राप्ति, सामग्री की जांच, सामग्री की संग्रहण या स्टोर में रखना, फिर सामग्री का वहाँ से निर्गमन, सामग्री का लेखांकन एवं सामग्री का जो स्टॉक है उसका वेरिफिकेशन या अंकेक्षण। तो ये सारी क्रियाएं जो है ये मटेरियल कंट्रोल या सामग्री नियंत्रण में शामिल होंगी। सामग्री नियंत्रण के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उद्देश्य हैं, उनमें मुख्य ये है कि आपके व्यवसाय में काम में आने वाली आवश्यक वस्तुओं का क्रय सही मूल्य पर किया जाए, सही समय पर किया जाए, उनका एप्रोप्रिएट या उचित स्टोरेज हो, उचित भंडारण हो, ताकि हमारी जो प्रोडक्शन की जो साइकिल है वो कहीं व्यवधित नहीं हो मटेरियल की कमी के कारण से। साथ ही जो मटेरियल स्टोर्स में हम रखते हैं उसकी चोरी, क्षय, गबन आदि पर नियंत्रण हो, स्टोर से निर्बाध रूप से सामग्री का निर्गमन होता रहे और कार्यशील पूंजी का जो सर्वोत्तम उपयोग हम करें। कार्यशील पूंजी का सर्वोत्तम उपयोग तभी होगा जबकि हम भंडार में कम सामग्री का भंडारण रखें, लेकिन साथ ही निरंतर सप्लाई भी बनी रहे। कम भंडारण के कारण ऐसा नहीं हो कि कभी सप्लाई रुक जाए और हमारा प्रोडक्शन ठप हो जाए। मटेरियल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, सामग्री नियंत्रण संगठन में कौन कौन से विभाग शामिल होंगे और उनका क्या काम है, ये अब हम देखते हैं। तो मटेरियल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहला जो विभाग है वो है परचेज डिपार्टमेंट या क्रय विभाग। परचेज डिपार्टमेंट या क्रय विभाग का जो अधिकारी होता है वो परचेज ऑफिसर होता है और इस विभाग का ये काम होता है कि सामग्री जो है कुशलतापूर्वक समय समय पर क्रय की जाती रहे। इसके लिए इनके पास किन किन सूचनाओं की आवश्यकता होती है कि व्यवसाय में किस किस प्रकार की सामग्री का उपयोग होता है, कब और कितनी मात्रा का इसका प्रयोग होता है। कई बार सीजनल होता है तो पर्टिकुलर सीजन में ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। सामग्री को अधिकतम लाभ पर हम कहाँ से परचेज कर सकते हैं, विभिन्न वस्तुओं का वर्तमान में मूल्य क्या है, भविष्य में इनके मूल्यों में क्या परिवर्तन होने की संभावना है, तो उसके आधार पर भी हम हमारी परचेज स्ट्रेटजी तय कर सकते हैं। सामग्री के क्रय का आदेश देने के बाद सामग्री आने में कितना समय लगता है और सामग्री प्राप्त करने के कौन कौन से मार्ग हैं और उनमें से सबसे इकोनॉमिक मार्ग, मितव्ययी मार्ग कौन सा हो सकता है। तो ये पहला जो विभाग है परचेज डिपार्टमेंट, जिसको इन सूचनाओं की आवश्यकता होती है, उसके आधार पर यह सामग्री का क्रय का काम करता है। दूसरा विभाग होगा रिसीविंग डिपार्टमेंट या प्राप्ति विभाग। जब सामग्री क्रय विभाग के द्वारा सामग्री क्रय करने के आदेश दे दिए जाएंगे तो उसके बाद जब माल प्राप्त होता है
तो उस माल को रिसीव करने का कार्य सामग्री प्राप्ति विभाग का होता है। वो जो ऑर्डर प्लेस किया गया है उससे प्राप्त माल का मिलान करता है और साथ ही उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को चेक करना इसका काम है कि उसी क्वालिटी का माल है जिसका ऑर्डर दिया था और उतनी ही मात्रा में माल आया है जितना माल का ऑर्डर दिया था। उसके बाद तीसरा विभाग आता है इसमें स्टोर्स डिपार्टमेंट। रिसीविंग डिपार्टमेंट माल को प्राप्त करने के बाद भंडारण विभाग के पास भेजता है। भंडारण विभाग का कार्य यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण होता है। एक तो उस माल को सुरक्षित अपने यहाँ पर रखना और विभिन्न उत्पादन विभागों के द्वारा या विभिन्न विभागों के द्वारा जब माल की मांग की जाए तो उनको समय समय पर माल की आपूर्ति करना, ये दो इसका महत्वपूर्ण काम है। तो यहाँ पर ये सामग्री मांग पत्रों के आधार पर मटेरियल रिक्विजिशंस नोट के आधार पर सामग्री का निर्गमन करता है, साथ ही उनका रिकॉर्ड भी रखता है। रिकॉर्ड केवल क्वांटिटी में रखा जाता है, मात्रा में, कि कितनी मात्रा प्राप्त हुई, कितनी मात्रा का निर्गमन कर दिया, अब सामग्री की कितनी मात्रा का शेष। यह भंडारण करना भी एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सैकड़ों प्रकार के मटेरियल का उपयोग की लिया जाता है जो भंडारण में रखे जाते हैं, तो उनको निश्चित स्थान पर सुरक्षित रखना और उसके आधार पर भंडारण करना, निर्गमन की उचित व्यवस्था करना, उनके लेखे रखना और समस्त क्रियाओं का नियंत्रण के साथ साथ अगर इसके संबंध में कोई सुझाव हो तो वो भी देना। जो स्टोर्स है वो स्टोर्स आमतौर पर किसी व्यावसायिक संस्था के एक सेंट्रली लोकेटेड प्लेस पे होता है जहाँ से सभी स्थानों पर सामग्री आसानी से भेजी जा सके। कई बार अगर डिपार्टमेंट्स बहुत दूर दूर होते हैं तो मुख्य स्टोर एक जगह हो सकता है और उसके अलावा हम सब स्टोर्स भी किसी स्थान पर बना सकते हैं। स्टोर्स डिपार्टमेंट के बाद चौथा विभाग आएगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, लागत लेखांकन विभाग। लागत लेखांकन विभाग और भंडारण विभाग के लेखे लगभग मिलते जुलते हैं। दोनों में अंतर ये होता है कि भंडारण विभाग में लेखे केवल क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक रूप में रखे जाते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में जो लेखे रखे जाएंगे वो लेखे मात्रा के साथ साथ राशि में भी रखे जाएंगे कि किस सामग्री की कितनी मात्रा प्राप्त हुई, कितनी निर्गमन किया, कितना शेष रहा, प्राप्त हुई वो कितनी कीमत पर हुई, निर्गमन जो की गई वो किस कीमत पर की गई और जो बैलेंस बचा है वो अब किस कीमत पर है या किस रेट का है या उसको भविष्य में किस रेट पर इशू किया जाना है, उसका मूल्यांकन किया जाना है। तो इस प्रकार से जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं विभिन्न विभागों के, जैसे परचेज डिपार्टमेंट है, रिसीविंग डिपार्टमेंट है, स्टोर्स डिपार्टमेंट है, तो ये अपने सारे इन लेखों की एक एक प्रतिलिपि जो है लागत लेखा विभाग को भी भेजता है, जिसके आधार पर लागत लेखा विभाग अपने यहाँ पर इनकी एंट्रीज करता है। इसके बाद पांचवा जो इसमें विभाग है स्टॉक ऑडिट डिपार्टमेंट, सामग्री अंकेक्षण विभाग। स्टॉक ऑडिट डिपार्टमेंट ये एक इंटरनल कंट्रोल या आंतरिक नियंत्रण का एक अंग है। इसमें सामग्री के लेखों के आधार पर जो सामग्री होनी चाहिए उसकी भौतिक गणना करके हम सत्यता को जांचते हैं और स्टॉक वेरीफाई करते हैं एक तरीके से कि जितना रिकॉर्ड में बताया जा रहा है उतना वास्तव में है अथवा नहीं। तो इस प्रकार से सामग्री नियंत्रण और उसके अपव्यय और छिजत को रोकने के लिए ये जो ऑडिट है ये एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसके बाद जो सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ मटेरियल कंट्रोल, इसमें आप अगर देखें तो सबसे पहले हम सामग्री को संकेत प्रदान करते हैं, कोडिफिकेशन ऑफ मटेरियल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सैकड़ों प्रकार का मटेरियल काम में आता है तो उसको हम उसके नोमेनक्लेचर या नाम के साथ साथ कोड भी दे देते हैं। कोड अल्फ़ाबेटिकली और न्यूमेरिकल दोनों हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी सामग्री होती है तो उनको अल्फ़ाबेटिकल के साथ न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन भी हम बना देते हैं। एक सी प्रकार की सामग्री का एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, उसके बाद उनके नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो सबसे पहला काम उनको कोड प्रदान करना होता है। उसके बाद होता है कंट्रोल ओवर परचेजिंग एंड रिसीप्ट, सामग्री के क्रय एवं प्राप्ति पर नियंत्रण। सामग्री के क्रय पर नियंत्रण एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो सामग्री पर जो क्रय पर नियंत्रण है उसके लिए हम क्या करते हैं कि सामग्री क्रय की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, जब परचेज डिपार्टमेंट के पास परचेज रिक्विजिशन या सामग्री की मांग पत्र प्राप्त हो। परचेज रिक्विजिशन, सामग्री की मांग पत्र जब प्राप्त होती है तब परचेज करने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ होती है। इस स्थिति में विभागों के द्वारा
परचेज डिपार्टमेंट को सामग्री खरीद करने की रिक्वेस्ट की जाती है, जिसका परफॉर्मा आप देख रहे हैं इस प्रकार का हो सकता है। परचेज रिक्विजिशन नोट कौन सा डिपार्टमेंट भेज रहा है, उसका नंबर किस तारीख को भेज रहा है, कौन से कोड नंबर का, किस डिस्क्रिप्शन का, कितना माल उनको चाहिए, और बाकी जो आगे के कॉलम्स हैं वो परचेज डिपार्टमेंट भरेगा। तो कितनी सामग्री कब चाहिए ये वो लिख करके परचेज डिपार्टमेंट को देता है। अब ये जो सामग्री का क्रय मांग पत्र है, परचेज रिक्विजिशन नोट, ये सामग्री का क्रय मांग पत्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है? एक तो हो सकता है प्लानिंग डिपार्टमेंट से, योजना विभाग। यहाँ से आमतौर पर तभी मांग पत्र प्राप्त होता है जबकि योजना विभाग किसी ऐसे प्रकार की प्रोडक्शन का प्लान कर रहे हैं जिससे संबंधित सामग्री आमतौर पर स्टोर में उपलब्ध नहीं होती है या आमतौर पर वहाँ भंडार में नहीं रखी जाती। तो डायरेक्ट वो परचेज डिपार्टमेंट को इसका रिक्विजिशन भेज सकते हैं। दूसरा हो सकता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मांग पत्र आए, उत्पादन विभाग से। उत्पादन विभाग से मांग पत्र आमतौर पर तब आता है जबकि उस उत्पादन विभाग को उस सामग्री की तुरंत आवश्यकता हो और उसको मालूम है कि ये सामग्री जो है भंडार विभाग में आमतौर पर रखी नहीं जाती, तो वो सीधा उत्पादन विभाग को मांग पत्र, सामग्री क्रय जो पत्र है वो भेज सकता है। और तीसरा जो है वो है स्टोर्स डिपार्टमेंट। तो आमतौर पर जो सामग्री खरीदने के लिए क्रय मांग पत्र प्राप्त होता है परचेज डिपार्टमेंट को, वो क्रय मांग पत्र भंडार के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि स्टोर्स डिपार्टमेंट का ही ये काम है कि वो सामग्री का उचित मात्रा में स्टोर रखे। जैसे ही किसी सामग्री की मात्रा कम होने लगती है तो स्टोर कीपर का ये दायित्व है कि वो उस सामग्री को मंगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करे। तो किस सामग्री को कब मंगाया जाना चाहिए, इसके लिए प्रत्येक महत्वपूर्ण सामग्री जिसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा स्टोर्स में होता है, उसके लिए एक ऑर्डर लेवल तय किए हुए होते हैं और उन लेवल के आधार पर ही सामग्री मंगाने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ की जाती है। ये कौन कौन से लेवल होते हैं, कौन कौन सी सीमाएं हैं जो तय कर रखी होती है? एक होता है री ऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर। दूसरा होता है मिनिमम स्टॉक लेवल, न्यूनतम स्टॉक स्तर। तीसरा होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्टॉक स्तर। चौथा होता है एवरेज स्टॉक लेवल, ये आमतौर पर काम नहीं आता। एक होता है डेंजर स्टॉक लेवल, सामग्री का भय स्तर। और एक होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। तो ये 3 लेवल हमारे मेनली काम आएंगे, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। इनकी गणना कैसे करते हैं ये भी हम देखेंगे। और एक होगा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा। आर्थिक आदेश मात्रा एक बार में हम कितनी इकाइयों का जो है ऑर्डर प्रदान करें। तो ये महत्वपूर्ण सामग्रियों के लिए ये स्टॉक लेवल तय कर दिए जाते हैं और इन स्टॉक लेवल को ध्यान में रखते हुए ही सामग्री का क्रय किया जाता है। तो अब ये लेवल क्या है और इनकी हम गणना किस प्रकार से करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।